So hello everybody, I welcome you all in Market Turtle. So guys आप लोग हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी देख रहे हो और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 3 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप जाके वो सीरीज उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। सो गाइस चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग पिविट्स। पिविट्स जो आपका इंडिकेटर है उसको कैसे ट्रेड करते हैं वो चीज हम पढ़ेंगे। और आगे आने वाले पार्ट में वो आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि पिविट्स क्या होता है, कैसे प्लॉट करते हैं। लेकिन इसमें हम सिंपल अभी इंट्रोडक्शन और फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट ये दो चीज पढ़ेंगे। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, वीडियो काफी छोटी होगी क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो पिविट्स आर अ क्रूशियल एलिमेंट इन आवर ओवरऑल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वी हैव ऑलरेडी सीन two important elements namely candles and moving averages. The pivots is the third one. यानी हमने कैंडल पढ़ लिया है, हमने मूविंग एवरेज पढ़ लिया है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पिविट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिविट, कैंडल और मूविंग एवरेज के बाद दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज पिविट, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइज वी विल कंसिडर दैट मॉर्निंग रेंज, we will consider what morning range is, how to use it. We will then consider the basics of floor pivots, how the pivot levels are derived and their basic characteristics. तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक ऑफ फ्लोर पिवट्स, हाउ पिवट लेवल्स आर डिराइव्ड, पिवट लेवल कैसे निकलता है, एंड देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। पिवट लेवल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो इसमें पढ़ेंगे। तो गाइज ये है फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो ये सारी वैसे मैंने पढ़ा हुआ है, तो आपको सिंपल नेम मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये सारा आपको अगर पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लो दोस्तों ये पिविट है, ठीक है, ये पिविट है। फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जैसे मान लो यहां से ये रेंज पिविट का ये रेंज तोड़ के प्राइस जो है ऊपर गया, ठीक है, ऊपर अब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से फिर डाउन साइड आएगा। सिंपल सी बात है, कोई चीज सीधे ऊपर जाती नहीं है, यहाँ से डाउन साइड में आएगी आएगी। तो जो भी ये डाउन साइड में आएगी, यहाँ से आ रही है मान लो डाउन साइड में, तो ये चीज जो है ये एक तरीके का फेयर वैल्यू पॉइंट हो गया। किसके लिए? सेलर्स के लिए। ठीक है, तो जहां से भी जैसे मान लो यहाँ से ये लेवल है, ये तोड़ के प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स को लग रहा है कि भाई यहाँ से जो है वो प्राइस अब नीचे जाना चाहिए। यानी अब सेलर्स को लग रहा है कि उनके हिसाब से, सेलर्स के हिसाब से उनको ये फेयर वैल्यू लग रहा है। तो ये एक तरीके का फेयर वैल्यू जहां से प्राइस जो नीचे आया। और बायर के केस में उल्टा है, जैसे मान लो ये लेवल है, प्राइस यहाँ से तोड़ के नीचे गया और ये बायर को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाना चाहिए। तो बायर्स के लिए जो फेयर वैल्यू हो गया वो ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ फेयर वैल्यू इसे ही बोलते हैं कि सेलर्स और बायर्स का फेयर वैल्यू अलग होता है। जहां पे सेलर्स को और बायर्स को लग रहा है कि अब उनको बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर सेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिस लेवल पे भी उन्हें लग रहा है, वो एक तरीके का फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये लेवल तोड़ के नीचे आया प्राइस, यहाँ पे बायर्स को लग रहा है कि भाई प्राइस ज्यादा नीचे आ चुका है, अब उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू उनको मिल गई है, यहाँ से उनको बाइंग इनिशिएट कर देना चाहिए। तो जैसे ही वो यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे तो प्राइस जो है वो अपने आप ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या हुआ? एक तरीके का फेयर वैल्यू हुआ। किसके लिए? बायर्स के लिए। और ये फेयर वैल्यू किसके लिए हुआ? सेलर्स के लिए। जहां सेलर्स को लग रहा है कि भाई यहाँ से जो है प्राइस मतलब काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, अब हमें जो है यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये उनके हिसाब से जो है फेयर वैल्यू है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि बायर के हिसाब से और सेलर्स के हिसाब से फेयर वैल्यू क्या होती है। फेयर वैल्यू जब बस यही है, पूरी बुक में यही मतलब इस टॉपिक में यही समझाया गया फेयर वैल्यू के बारे में कि फेयर वैल्यू क्या कहते हैं, और जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैलेंस फेज। The action of buyers and sellers serve to keep the price in a narrow band around this value. This phase is called balance phase और phase of consolidation. सिंपल सी बात है, जब भी कोई बायर या फिर सेलर किसी प्राइस को, जैसे मान लो ये प्राइस है, इसको एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन करवाता है, ठीक है, जब भी प्राइस जो है साइडवेज मूव करता है उसको हम बैलेंस फेज बोलते हैं। बैलेंस फेज भी बोल सकते हो आप और फेज ऑफ कंसोलिडेशन भी बोल सकते हो। So during such phase imbalance of or trend, you will get opportunity to buy pullbacks during the uptrend and opportunities to sell the rallies during the downtrend. सिंपल सी बात है दोस्तों, जब भी मान लो कोई फेयर वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पर फेयर वैल्यू कह रहा हूँ सॉरी, जैसे यहाँ पर मान लो ये बैलेंस फेज है, ये कंसोलिडेशन फेज है, इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है, प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आपका पुल बैक्स में, यानी जब भी प्राइस नीचे की साइड आएगा, ऊपर के जाने के बाद यहाँ नीचे की साइड आएगा, तो यहाँ पे आपको खरीदने का मौका मिलेगा। आपको जो पुल बैक में यहाँ पर आपको पुल बैक में यहाँ पर खरीदने का जो है वो मौका मिलेगा अप ट्रेंड में। और सेम डाउन ट्रेंड में, जैसे मान लो ये कंसोलिडेशन फेज था, इसको तोड़ के नीचे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पर पुल बैक में आपको सेल करने का मौका जो है वो मिलेगा। सो आपको पता चल गया होगा कि बैलेंस फेज किसे कहते हैं और फेयर वैल्यू क्या होती है। आपको ये दो चीज पता लग गई होगी। अब इसमें हम जरा डायग्राम की मदद से एक बार समझ लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ये देखो ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। सो गाइस अगर यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इजीली यहाँ पे समझाया हुआ है। दिस इज हाउ मार्केट ऑफ अ स्टॉक मूव बिटवीन द ट्रेंड रेंज फेस वैल्यू फेसेस एंड पार्टिसिपेंट्स सीक्स टू डिस्कवर फेयर वैल्यू। यहाँ पे देखो ये एक कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है, ये समझ लो एक ये कंसोलिडेशन फेज है। लोअर एंड ऑफ रेंज अपर एंड ऑफ रेंज ये एक कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है। ये जैसे ही कंसोलिडेशन फेज तोड़ के मार्केट नीचे आता है, ठीक है, अब यहाँ पे सेलर्स को लगता है कि भाई यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, अब हमें यहाँ पे जो खरीदना चालू कर देना चाहिए। तो सेलर्स के हिसाब से न्यू फेयर वैल्यू ये हुआ, ठीक है। सेलर्स जो है यहाँ पे बाय करने लग जाएंगे, तो ये क्या हुआ, ये सेलर्स के लिए एक तरीके का फेयर वैल्यू हुआ जहाँ पे सेलर्स बाय करेंगे, इसके बाद जो है मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। सेम आप अपोजिट कर लो बाइंग साइड में कि ऊपर लेके गए, सॉरी यहाँ पे बायर्स, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बायर जो है वो एक्टिव होंगे क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे बायर जो है एक्टिव होंगे और बायर जो है अब यहाँ से प्राइस को जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ से अब आप सोच लो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है और ऊपर की साइड जो है सेलर एक्टिव होंगे, तो उनके हिसाब से न्यू फेयर वैल्यू जो है वो ये डिसाइड होगी जहाँ पे सेलर्स जहाँ से प्राइस को जो है वो नीचे लेके आएंगे, तो वो सेलर्स के हिसाब से फेयर वैल्यू है। ये आप देख रहे हो फेयर वैल्यू लाइन। ये फेयर वैल्यू लाइन क्या है, जैसे मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है यहाँ पे मार्केट, ये जो एक फेयर वैल्यू है यहाँ पे सेलर्स को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे लेके जानी चाहिए, तो यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पे बेचना चालू किया और यहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो नीचे आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बायर जो है वो इनिशिएट करेंगे, ये न्यू फेयर वैल्यू डिसाइड होगी किसके लिए, बायर्स के लिए। बायर्स को लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ पे हमें जो है वो खरीदना जो है चालू कर देना चाहिए, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो है वो चालू कर देनी चाहिए। तो यहाँ बायर के हिसाब से फेयर वैल्यू हो गया। अब यहाँ बायर क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस को जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। और इसमें आप देखते हो डायग्राम में ये क्या होता है, एरिया ऑफ बैलेंस। बैलेंस एरिया मैंने किसे बताया था, कंसोलिडेशन, जहां पे भी प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करता है, जहां भी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है उसे हम बैलेंस एरिया, इम्बैलेंस एरिया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया बोलते हैं, यानी एरिया ऑफ बैलेंस, यहाँ पे जो प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। सो गाइस आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं हाउ टू ट्रेड द मार्केट्स ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है। अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि मार्केट जब ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करते हैं। ट्रेंडिंग द ओपनिंग दैट्स विद इन द प्रीवियस डे रेंज, प्रीवियस डे के रेंज के अंदर अगर मार्केट है तो उसको कैसे ट्रेड करना है, और अगर रेंज तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो उसको कैसे ट्रेड करना है, ये हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सो सो गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन, एंड नाउ वेट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 4।